हेलो एवरीवन, चलिए शुरुआत कर रहे हैं आज से बिजनेस स्टडीज की। करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग जब बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं, एज यू नो कि सर दो किताबें हैं हमारे पास। बट यस, इसमें हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द चैप्टर नंबर 1, राइट? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की बुक का चैप्टर नंबर 1, दैट इज द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बट यस, आपको सारी क्लासेस दिख जाएंगे, राइट? तो चैप्टर नंबर 1 में दैट वी हैव दीज टॉपिक्स, जिसकी हम लोग इस सेशन में बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। दोनों ही आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को विद द केस स्टडी 1, राइट? सर सबसे पहले केस स्टडी 1 में मैं आपको समझाना चाहता हूँ व्हाई मैनेजमेंट। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपको ये बुक क्यों पढ़ाई जा रही है, मैनेजमेंट की क्या जरूरत है, व्हाई द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। करेक्ट। मैं बात करना चाह रहा हूं कि मैनेजमेंट की आवश्यकता क्या है। ठीक है सर। तो देखिए, इसको इसे जानने के लिए कि मैनेजमेंट की इतनी क्या आवश्यकता है, हमें आपको मैनेजमेंट क्लास 12th के लेवल पे, हाँ जी, क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं इसे, इस एग्जाम्पल को टाटा ग्रुप से, टाटा कंपनी से। तो आपको पता है बिजनेस की जब आप बात करते हो तो बहुत बड़े कॉन्ग्लोमरेट है, राइट? कॉन्ग्लोमरेट है। लगभग 100 कंट्रीज में या 5 कॉन्टिनेंट पे इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। और बताऊं मैं आपको तो भाई साहब, ये जो बिजनेस है ना, ये जो बेसिकली बिजनेस है, ये फाउंड किया गया था बाय द जमशेदजी टाटा एट 1868 के टाइम पे। और आज देखो, कहते हैं सुई से लेकर के हवाई जहाज तक हर सेक्टर में आपको टाटा दिखाई दे जाएगा। कौन सा सेक्टर नहीं है भाई, कोई कौन सा सेक्टर नहीं है। तो ऐसा क्या था जमशेदजी टाटा में कि उन्होंने ऑलमोस्ट 103 बिलियन डॉलर की कंपनी बना दी, या एक समूह बना दिया। क्या था ऐसा? देन वी हैव दिस मैन, जिन्होंने उस समय पे भी, उस जमाने की बात कर रहे हैं भाई साहब, उस समय पे भी इनकी जो थॉट थे ना, वो बहुत इनोवेटिव थे। उन्होंने कुछ गोल्स अपनी लाइफ में सेट किए थे, ऑल्दो वो सारे गोल्स अपनी लाइफ के पूरे कर ही नहीं पाए, बट यस, अपनी लाइफ का एक सबसे बड़ा गोल, टू हैव बेसिकली होटल, टू ऑन अ होटल, दैट इज द मुंबई वाला ताज होटल। वो उन्होंने अपनी लाइफ में पूरा किया। और मैं बताऊं, उस जमाने में ये एकमात्र ऐसा होटल था जहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती थी। करेक्ट। एंड दिस इज द पावर ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने उस जमाने में देखो मैनेज किया था अपने ऑर्गेनाइजेशन को। उनके बिलीव्स कुछ इस तरह के थे कि अगर सेटिस्फाइड वर्कर्स होंगे, अगर वर्कर्स उनके सेटिस्फाइड होंगे, दैट मींस कि सर प्रिंसिपल भी सेटिस्फाइड होगा। प्रिंसिपल भी सेटिस्फाइड होगा। उस जमाने में बेटा, जिस समय पे सोशल वेलफेयर नाम की चीजें नहीं हुआ करती थी, लोग सोशल वेलफेयर नहीं किया करते थे इन जनरल, उस जमाने में इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को ग्रेच्युटी जैसा अमाउंट पे किया। एज यू नो ग्रेच्युटी क्या होता है, राइट? एंड प्रोविडेंट फंड उस समय पे देना शुरू किया। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैंडेटरी कर दिया इन्होंने। तुम सोचो, ऐसे विजनरी क्रांतिकारी आदमी वो कैसे बने? बिकॉज ऑफ दिस दिस बुक, दैट इज द मैनेजमेंट, राइट? सो बहुत जरूरी है कि आप चाहे किसी लेवल पे हो, अपने आप को मैनेज करें, अपने बिजनेस को मैनेज करें। और मैनेजमेंट, याद रखिएगा, आज की क्लास में आप देखोगे, इज एन आर्ट। लेकिन उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है आपको। करेक्ट। चलिए टॉपिक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जब आपने समझा कि मैनेजमेंट ऐसा भी क्या जरूरी है, तो टॉपिक नंबर 2 पे आ जाते हैं। सर मैनेजमेंट होता क्या है? समझ में तो आ गया कि मैनेजमेंट की जरूरत कितनी है, क्या है बेसिकली। बट आप समझते हैं सर, ये जो मैनेजमेंट है वो होता क्या है। सो देखो, मैनेजमेंट क्या होता है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आपको पता है ह्यूमन की नीड्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली राइज कर रही है ना? अच्छा तुम सोचो, आज से 50-100 साल पहले क्या लोग लिपस्टिक लगाते थे क्या? अच्छा लिपस्टिक चलो शायद लगाते भी होंगे, क्या लिप ग्लोव्स वगैरह जैसी चीजें लगाते थे क्या? हाँ, नहीं ना, शायद बिल्कुल भी नहीं। तो सर ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे जो है कॉन्टिन्यूसली लोगों की जो नीड है वो क्या कर रही है बेटा, राइज कर रही है। जो ह्यूमन की नीड्स है वो कॉन्टिन्यूसली राइज कर रही है। और उसको फिलफिल कभी भी एक बंदा सिंगल हैंडेडली कर सकता है क्या? एंड द आंसर इज नहीं सर, एक पर्सन इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। और जब एक पर्सन इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, दैट मीन्स कि बहुत सारे लोग चाहिए होंगे। सर जब बहुत सारे लोग चाहिए तो एक ऐसा बंदा भी चाहिए जो इन बहुत सारे लोगों को मैनेज करे, जो बहुत सारे लोगों को मैनेज करे।
और यहीं से आता है हमारा मैनेजमेंट, यहीं से बेटा मैनेजमेंट जो है इवॉल्व होता है, राइट। सो ह्यूमन ग्रुप्स जो है बेसिकली हमारे पास, उनको मैनेज करने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी को मैनेज करने के लिए जो है हमारे पास मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है मेनली, मुख्य तौर पे, राइट। यस सर, सवाल उठता है कि क्या सारे के सारे लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन में है वो इक्वली कॉम्पिटेंट होंगे, क्या दे आर द कॉम्पिटेंट इनफ? द आंसर इज नो सर, सारे लोग जो है वो इक्वली कॉम्पिटेंट होने वाले नहीं है। तभी तो मैनेजमेंट क्या करता है, उनके अंदर से उनका बेस्ट निकालने की कोशिश करता है, राइट। जैसे उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग हो सकते हैं, प्लानिंग अलग हो सकती है, उनको वर्क जो दिया जाएगा वो अलग अलग दिया जाएगा, राइट, ड्यूटीज अलग होंगी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की दिक्कत होंगी सर, डायरेक्शन कंट्रोलिंग की दिक्कत होगी, बहुत सारे लोग डायरेक्ट करेंगे, बहुत सारे लोग कंट्रोल करेंगे। एंड दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड कि भाई डायरेक्शन एक जगह से आएगा, कंट्रोलिंग एक जगह पे होगी, राइट। मैनेजमेंट की आवश्यकता इसलिए हमें ज्यादा दिखाई देती है हमारे लाइफ के अंदर भी और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। यस सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, जहां लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैनेज करना है, दैट वी नीड मैनेजमेंट। हमें क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए। हमें क्या चाहिए जी? हमें मैनेजमेंट चाहिए। तो आपको ये समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट क्यों चाहिए। ह्यूमन ग्रुप्स कैन बी इफेक्टिवली मैनेज एंड द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, जो आपके गोल्स हैं उसे पूरा किया जा सके, उसे पूरा किया जा सके, इसके लिए आपको क्या चाहिए? मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, राइट। सर देखो, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट अगर जैसे मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है विदाउट मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन जहां मैनेजमेंट है ही नहीं, इट मींस व्हाट? इट मींस अ शिप विदाउट अ कैप्टन, एक ऐसा शिप जिसके अंदर कैप्टन है ही नहीं। और सोचो ऐसा शिप तो टाइटैनिक ही बनेगा ना भाई, है ना, उसका तो डूबना क्या है? तय है। ऐसा शिप जो 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 कैप्टन के बिना है उसका डूबना बिल्कुल तय माना जा सकता है, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई दैट बेसिकली द मैनेजमेंट इज नॉट लिमिटेड टू द बिजनेस अराउंड, करेक्ट, इट इज नीडेड टू ऑल द पीपल वेयर द ह्यूमन एक्टिविटी टेक प्लेस। याद रखिएगा, जहां जहां पे मानव की क्रियाएं हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, इवन इन योर स्टूडेंट लाइफ, उसको भी, तुमको भी मैनेजमेंट की आवश्यकता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, यूनियन फोर्सेस के अंदर, या उनकी फैमिलीज में, हर जगह पे आपको क्या चाहिए बेटा? हर जगह पे आपको मैनेजमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कैसा कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट बेसिकली एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या? मतलब नॉट ओनली इन इंडिया, चाइना जाओगे वहां देख लो मैनेजमेंट है, पाकिस्तान चले जाओ मैनेजमेंट है भाई साहब, मैनेजमेंट हर, अच्छा पाकिस्तान छोड़ दो, चलो कहीं और चले जाओ भाई, हर जगह मैनेजमेंट है, हर जगह पे आपको क्या दिख रहा है? मैनेजमेंट है। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन भाई साहब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, वो चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, भाई साहब हर जगह पे मैनेजमेंट की जरूरत होती ही है। और इसीलिए मैनेजमेंट भी लाइक, कभी कभी तो लगता है कि अपुनिज भगवान है, राइट। हर जगह पे प्रेजेंस किसकी है? मैनेजमेंट की प्रेजेंस है, करेक्ट। एक चीज और समझ में आपको आनी चाहिए कि कोई भी ऐसा गोल जो कि अगर बाय चांस अचीव किया जा रहा है तो याद रखिएगा वो एक्चुअली में अचीवमेंट नहीं है। लेकिन गोल जो डेलिबरेटली अचीव किया जा रहा है, दैट इज व्हाट द गोल इज, व्हाट इज द अचीवमेंट इज। और डेलिबरेटली कैसे यूज किया, अचीव किया जाएगा उसे, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। किसी गोल को कैसे आप अचीव कर सकते हो डेलिबरेटली, इच्छा से अपनी, दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट इज। यही हमें मैनेजमेंट सिखाता भी है, राइट। ओके, नाउ वी हैव द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? सो मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग डन। अब तीन चीजें यहां पे ध्यान से देखना। प्रोसेस है किस चीज का? गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स। गोल अचीव करने के लिए जो काम आप कर रहे हो या करवा रहे हो, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कैसे बोलो? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, राइट। तो ये तीन पॉइंट है आपके पास, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, राइट। चलिए पहले हम लोग समझते हैं प्रोसेस का क्या मतलब है। पहले हम लोग समझते हैं प्रोसेस का मतलब क्या है। द प्रोसेस इन द डेफिनेशन मीन्स प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज। याद रखिएगा ये प्राइमरी फंक्शन है, प्रोसेस में क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? ये प्राइमरी फंक्शन है, राइट, और एक्टिविटीज दैट द मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन, करेक्ट। प्राइमरी फंक्शन, प्रोसेस इज व्हाट द प्राइमरी फंक्शन कुड बी। 1 मार्क MCQ, याद रखना है इसको।
गांठ बांध के रख लो अपने पास, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई, सब आ सकता है। सो प्रोसेस व्हाट, प्रोसेस मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब कुछ क्या है बेटा, ये प्रोसेस है। और याद रखिएगा प्रोसेस के लिए मैंने क्या कहा, प्राइमरी फंक्शन होता है। ये क्या होता है बेटा, ये प्राइमरी फंक्शन होता है। हर स्टेज पे आप देखोगे ये फंक्शंस परफॉर्म करने ही पड़ते हैं, करेक्ट। देन आप देखते हो कि यहां पे इफेक्टिवली और एफिशिएंसी की बात की गई है डेफिनेशन के अंदर। तो चलिए चलते हैं जरा इफेक्टिव और एफिशिएंसी की तरफ। आइए सबसे पहले एक एग्जांपल से शुरू करते हैं इस इफेक्टिवनेस को या एफिशिएंसी को। एक मैनेजर साहब है, मिली मैनेजर साहब से, मैनेजर साहब को काम दिया गया कि आप 5000 यूनिट एक साल में 2023 से 2024 के बीच में 5000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। मैनेजर साहब ने ऐसे ही किया भाई साहब, 5000 यूनिट का प्रोडक्शन किया ड्यूरिंग द ईयर। अब जब ये ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि भाई 5000 यूनिट तो मैंने प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन ड्यू टू द पावर जो शॉर्टेज वगैरह थी उसकी वजह से मेरे बहुत सारे एम्प्लॉइज जो है ना काफी टाइम तक बैठे रहे। एंड दैट्स वाई वो इफेक्टिव तो है क्योंकि ऑन टाइम उन्होंने इसे कवर किया, बट ही इज नॉट एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जब मैं कहता हूं इफेक्टिव है, इफेक्टिव है राइट, मतलब टाइम पे हुआ है। एफिशिएंट नहीं है मतलब कॉस्ट ज्यादा आया है। और एक मैनेजर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, दैट ही मस्ट बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। क्योंकि मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अपने गोल को अचीव कर रहे हो कि कैसे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। लेकिन हमारे मैनेजर साहब एक पक्ष पे तो हाई गए, दूसरे पे लुट गए भाई साहब, इफेक्टिवली एफिशिएंटली। तो भैया यहां पे इफेक्टिवली तो किया इन्होंने लेकिन एफिशिएंट नहीं रहे साहब, एफिशिएंट नहीं रहे, करेक्ट। चलिए इफेक्टिव और एफिशिएंसी ये आपने समझा। एक बार मैं दोनों के बीच में डेफिनेशंस आपको क्लियर कर दूं, व्हाट इज इफेक्टिव, व्हाट इज एफिशिएंट। तो देखिए जब आप कहते हो इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम, टाइम पे जॉब को कंप्लीट करना इज व्हाट इफेक्टिवनेस, करेक्ट। वट एवर इज द कॉस्ट लीस्ट कंसर्न, effective. T is what? Time. But efficiency here, the C is what? Cost. It refers to completing the job in the cost efficient manner. Cost efficient manner का मतलब क्या हो सकता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे having the same output while using the lesser input। अब तुम सोचना इनपुट जो है अगर और आउटपुट, इनपुट अगर आप कम डालो आउटपुट आपके पास सेम रहे, है ना। सोचो कम इनपुट ज्यादा सेम आउटपुट, ठीक है। अच्छा हैविंग मोर आउटपुट, ज्यादा आउटपुट है लेकिन आपने क्या किया है, आपने सेम इनपुट यूज किया है, ठीक है। सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 दोनों को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। याद रखिएगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में सॉरी एक बार आप क्या कर रहे हो, आप यहां पे एक बार इनपुट को कम कर रहे हो, आउटपुट को सेम रख रहे हो, तो भी तो कॉस्ट बच ही रहा है। लेकिन अगर दूसरे में बात करें तो इनपुट को सेम रख रहे हैं, आउटपुट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो भी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो कॉस्ट तो कम आएगा, पर यूनिट कॉस्ट तो क्या आने वाला है, कम आने वाला है, राइट। सो एफिशिएंसी, करेक्ट। मेन ऑब्जेक्टिव इज द एंड रिजल्ट ऑन टाइम होना चाहिए, यहां पर कॉस्ट आपका कम होना चाहिए। एंड वी हैव द एग्जांपल जो मैंने आपको पीछे भी एक बार समझा दिया है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके तो देखिए टोटल वी हैव 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एक करके सातों कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। सबसे पहले कह रहे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट करना चाहते हो दैट मींस गोल पे फोकस है आपका। जब आप मैनेज करते हो मतलब क्या, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, आप गोल पे फोकस कर रहे हो, गोल के ऊपर आपका एम है। देन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ द बेसिक गोल्स। अब बताओ भैया आप एक चीज समझ लो, जितने ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना उन सब के जो गोल्स होते हैं आर डिफरेंट। वो जो गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। और क्योंकि इनके गोल्स डिफरेंट होते हैं, याद रखिएगा एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स, इनके जो बेसिक गोल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, व्हिच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, राइट। एंड दीज शुड बी सिंपल एंड क्लियर। याद रखिएगा गोल्स क्या होते हैं, बेसिक गोल्स, फिर ये सिंपल होने चाहिए, ये कैसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग गोल होता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव द डिफरेंट गोल्स, मैंने बताया आपको सबके गोल्स क्या है, अलग अलग। मैनेजमेंट इज व्हाट, अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आई होप दिस इज ऑल व्हाट यू गेटिंग, करेक्ट। जैसे एक एग्जांपल ले लो, रिटेल है तो आपका सेल बढ़ाना गोल हो सकता है, भाई आप कोई सोसाइटी हो तो स्पेशल नीड्स को पूरा करना जो है आपके गोल्स में आ सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव इन नेचर। परवेसिव मतलब हर जहां में है भाई साहब, हर जगह परवेसिव इन नेचर है। सो द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू द ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, हर जगह पे ये सेम होने वाले। अब पेट्रोल पंप नीड टू बी मैनेज, हॉस्पिटल को भी मैनेजमेंट की जरूरत है, पेट्रोल पंप को भी जरूरत है, भैया हर चीज को मैनेजमेंट की जरूरत है। याद रखिएगा, जो मैनेजमेंट है ना उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू द कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, इसके अकॉर्डिंग जो है देखने को मिलती है, लेकिन परवेसिव है। मतलब क्या, इंडिया में है तो इंडिया में भी होगा, है ना। आप चाइना चले जाइए वहां भी होगा, आप किसी और कंट्री में चले जाइए आप वहां पर भी देखोगे, हर जगह पे आपको ये दिखाई देगा, राइट। मैनेजमेंट इज व्हाट, ऑल परवेसिव, करेक्ट। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। एक चीज समझ लो, एक चीज को मैनेज नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजों को मैनेज किया जाता है। लाइक वर्क को मैनेज कर सकते हो आप, पीपल को मैनेज कर सकते हो आप ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। आप ध्यान से देखिए, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट जो करते हैं उन सब का कुछ ना कुछ काम है भैया। जितने ऑर्गेनाइजेशन है उनका कुछ ना कुछ काम तो होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ ना कुछ काम तो होगा। और अगर इनका काम है, जैसे फैक्ट्री का काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, गारमेंट का काम क्या है, लोगों की नीड को सेटिस्फाई करना, हॉस्पिटल का काम क्या है, पेशेंट को ट्रीट करना, ये सब इनके क्या है काम, तो भैया इनको तो करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या करता है, ट्रांसलेट करता है अपने वर्क को इनटू हिज गोल। एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं है मेरे बेसिकली यहां पे ऑर्गेनाइजेशन का काम है टू टीच, और हम अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज ही नहीं कर रहे हैं, टीचिंग कैसे होनी है, हम बैठ करके हम मूंगफलियां छील रहे हैं, तो तुम बताओ क्या हम अपने काम को मैनेज कर पा रहे हैं क्या? नहीं सर, ठीक है। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करना है, डिसीजंस को लेना है, प्लान्स बनाने हैं, बजट्स बनानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करना है बेसिकली, राइट। और अथॉरिटीज को डेलीगेट करना है, यही सारे काम तो करने हैं। जब आप मैनेजमेंट में होते हो तो यही सारे काम तो करते हो, और क्या करते हो, राइट। ठीक है सर। नाउ वी हैव मैनेजमेंट ऑफ पीपल। लोगों को कैसे मैनेज करें? सिंपल सर, आपने स्टार्टिंग से बताया दैट द मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा काम क्या है, टू मैनेज द पीपल, गेटिंग द वर्क डन थ्रू द अदर्स, द पीपल्स। एक बात बताओ, एक व्यक्ति सारे काम कर सकता है? इफ आई एम थिंकिंग कि मैं सारे काम कर दूंगा, नॉट पॉसिबल सर। लोगों से काम करवाना ही तो मैनेजमेंट है, और दैट्स व्हाई हम कहते हैं इसके दो डायमेंशन है आपके पास। देखिएगा जरा ध्यान से, और याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं। इट एम्प्लाइज डीलिंग विद द एम्प्लॉइज, हाँ जी, किसके साथ डील करना, एम्प्लॉइज के साथ डील करना। और दूसरा, डीलिंग विद द इंडिविजुअल्स एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। एक इंडिविजुअल से जब आप डील कर रहे हो तो उसकी पर्सनल नीड अलग अलग हो सकती है भैया। देखो उनकी नीड अलग होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल उनकी नीड्स क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, राइट। Okay. It also means dealing with the individuals as a group of the people. The task of the management is to make the people work toward achieving the organizational goals by making their strength effective and their weaknesses. उनके strength क्या है, उनकी weakness क्या है, उन सब चीज़ों के काम करके ही आप जो है management of people कर सकते हो, लोगों का management possible है, right? Management of operation now we have third, correct? Operations, देखो एक बात बताओ, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे चाहे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है या सर्विसेज बनानी, राइट, दोनों ही केसेस के अंदर, दोनों ही केसेस में उसे ऑपरेशंस को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ऑपरेशंस, काम जो चल रहा है उस काम को मैनेज करना पड़ेगा, राइट। दिस रिक्वायर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस व्हिच इंटेल्स द फ्लो ऑफ इनपुट। अब कहां से इनपुट आएगा, मटेरियल वगैरह, है ना, एंड टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट्स इनटू द डिजायर्ड आउटपुट फॉर कंजम्पशन। और क्या टेक्नोलॉजी है, किन टेक्नोलॉजीज को यूज करके आप जो है डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त कर सकते हो, दिस इज व्हाट वी हैव द ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ठीक है जी। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैंने कहा हर जगह पे आपको मैनेजमेंट में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दिखाई देगा। ऐसा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। एक बार कर लिया दोबारा नहीं करने की जरूरत है, नहीं सर, एक बार कर लिया दोबारा आपको करने की आवश्यकता पड़ेगी। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज बेसिकली is a series of continuous composite but separate functions like, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा। इसे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हाँ जी, एक बात बताओ, तुम मैनेज भी किसको कर रहे हो, अकेले हो तो क्या ही मैनेज करना दोस्त, 2 4 10 20 50 100 लोग होंगे तो ही तो मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ी है, राइट। सो बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्टिव ऑफ द डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स, राइट। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं और बहुत सारे नीड लेकर के बैठे हुए हैं।
एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज अ डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, हर किसी का अलग अलग पर्पस है, ठीक है। और दिस रिक्वायर्स द टीम वर्क, और इसीलिए हमें क्या चाहिए बेटा, टीम वर्क की जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, और इसी समय पे हमारा मैनेजमेंट आता है जो इस तरह से हमें हेल्प करता है कि भाई साहब किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करें। अदरवाइज मुझे अथॉरिटी दे दी जाए तो मैं तो लड़ पड़ूंगा ना, मैनेजमेंट कोशिश करेगी ये झगड़े ना हो, राइट। ओके, नाउ वी हैव मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब क्या, चेंज इन नेचर, राइट। सो ये हमेशा क्या रहता है, बदलता रहता है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन एंड हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, राइट। एंड एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट विद एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, याद रखिएगा जब हम देखो एनवायरनमेंट की जब आप बात करते हो तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होते हैं बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल से बाहर है। तो तुम्हें क्या करना है, बीइंग मैनेजमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फोरकास्ट करो और उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी चेंज इटसेल्फ, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, चेंज करते रहना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है, करेक्ट। जैसे मैकडॉनल्ड्स हमारे इंडिया में आया था सबसे पहले, नॉन वेज बेचा करते थे, चलते नहीं थे, वेज बेचना शुरू किया देखो आज, राइट। तो ये आपको चेंज लाने पड़ सकते हैं। एंड वी हैव दीज 6 एंड नाउ द 7th इज द मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। एक दिन मैं आया घर से और मैंने कहा मजेदार भाई साहब हमारे ऑफिस का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, एंड आई वांट टू टच द मैनेजमेंट, बेसिकली नॉट मैनेजर बट द मैनेजमेंट। कैन आई टच देम? नो, आई कैन सी, नो, बट आई कैन फील। सर, मैनेजमेंट एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट कह सकते हो आप इसको, फोर्स, जिसको आप ना बेसिकली टच तो नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते, लेकिन आप फील जरूर कर सकते हो, क्योंकि ऑल गुड चल रहा है दोस्त। और ऑल गुड किसकी वजह से चलता है, मैनेजमेंट की वजह से, राइट। The effect of management is noticeable in the organization where the targets are met accordingly. जब हम targets को meet कर रहे होते हैं, that means we are doing good management, right? Yes. चलिए नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज व्हाट विल द मैनेजर डू, जिसको आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिए। अब एक बात बताओ, जैसे ये मैडम मैनेजर है, मैडम के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? तो कह रही है मैडम कि देखो मेरा ऑब्जेक्टिव है टू अचीव सर्टेन गोल्स। अच्छा जी, गोल तो ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, सोशल का क्या, और फिर पर्सनल का क्या? तो मतलब जब हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स कुड बी ऑफ 3 टाइप्स। बोलो कौन कितने टाइप के? 3। पहला, अच्छा इसकी ना इसको सेम ऐसे ही पढ़ना है, मतलब सबसे पहले पढ़ना है आपको ऑर्गेनाइजेशन, फिर दूसरे नंबर पे सोशल, और तीसरे नंबर पे क्या, पर्सनल, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल पहले पहले क्या रखना है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, देन सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, राइट। बेसिकली जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, तो ध्यान से देखिएगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। भाई सीधी सी बात देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन किस चीज के लिए पागल रहता है, अपने स्टेक होल्डर्स को खुश करने के लिए। स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर सर? ना ना ना, स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर नहीं है। स्टेक होल्डर का मतलब है, देखो जनरली स्टेक होल्डर का मतलब है ऑनर, एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, एवरीवन हु इज हैविंग स्टेक इन द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कोई हित है। बताओ गवर्नमेंट का हित है, टैक्स लेता है ना भाई गवर्नमेंट। शेयर होल्डर, अरे भैया शेयर इसी के पास है। कस्टमर का हित है, अरे अच्छे अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं, राइट। मतलब एम्प्लॉय और ऑनर का तो है ही है, सबका है। तो इन स्टेक होल्डर्स को कैसे बेनिफिट हो सके, ये ऑब्जेक्टिव है एक ऑर्गेनाइजेशन का, कि स्टेक होल्डर्स को कैसे बेनिफिट हो सके। याद रखिएगा एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स में ही फर्दर हम देखते हैं, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन पहले जब नई नई होती है ना, बिल्कुल नवी नवी सी, तो वो कोशिश करेगी सर्वाइव करे। जब सर्वाइवल का टाइम निकल जाएगा देन दे विल ट्राई टू अर्न द प्रॉफिट, और जब प्रॉफिट का टाइम भी हो जाएगा तो उसके बाद आएंगे ग्रोथ वाले फेज पे। तो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन 3 फेजेस से होकर के निकलती है। हर ऑर्गेनाइजेशन को ये फेजेस, ये बेसिकली फेजेस का सामना करना पड़ता है। सर्वाइवल का मतलब क्या है, जहां कोशिश करती है बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन कि लंबा टिक सके, लंबे समय तक टिक पाए, ठीक है। और ये कैसे हो सकता है, जब मैनेजमेंट पॉजिटिव डिसीजंस ले रही है, फेवरेबल डिसीजंस ले रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा बेटा, सर्वाइव करने वाला है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड, राइट। वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलने वाला है। प्रॉफिट की जब आप बात करते हो, प्रॉफिट इज व्हाट लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। कितने दिनों तक तुम प्रॉफिट को रोक सकते हो, एक बात बताओ। ज्यादा दिनों तक अगर प्रॉफिट ना आए तो तुम्हारा बिजनेस बंद होने के कागार पे आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। सो द मैनेजमेंट बेसिकली हैज टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स प्रॉफिट। मैनेजमेंट को ये देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कैसे कमाए। तो प्रॉफिट प्रोवाइड्स अ वाइटल इंसेंटिव्स फॉर द कंटिन्यूड सक्सेस, राइट।
याद रखना भाई साहब, प्रॉफिट से ही क्या हो सकता है, कॉन्टिन्यूस सक्सेस हो सकता है। और याद रखिएगा, प्रॉफिट इज व्हाट, रिवॉर्ड, कि मैंने रिस्क लिया। एक एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट क्या है, वो रिवॉर्ड जो उसने बेसिकली रिस्क लिया है। अरे जिसने रिस्क लिया नहीं लिया, वो क्या कमाएगा, वो तो सैलरी कमाएगा ना। जिसने रिस्क लिया वही क्या कमा सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है। सो प्रॉफिट इज व्हाट, अ रिवॉर्ड फॉर द रिस्क। नाउ वी हैव ग्रोथ का पोर्शन। तुम एक ऑर्गेनाइजेशन के नाते सर्वाइव कर चुके, प्रॉफिटेबल हो चुके, अब ग्रोथ पे आओगे। तो सर ग्रोथ को कैसे मेजर करें, बहुत तरीके हैं। देखो इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या दिख रहा है तुमको, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है बेटा। सर क्या एम्प्लॉइज ज्यादा से ज्यादा हायर किए जा रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। मार्केट शेयर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं क्या, या फिर क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। ये सारे के सारे कह सकते हो आप कि ग्रोथ मेजरमेंट्स हो सकते हैं। इनमें से कोई एक, कोई दो, कोई तीन क्या हो सकते हैं, ग्रोथ के मेजरमेंट्स हो सकते। दिस इज व्हाट वी हैव द ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। अब आइए जरा बात कर लेते हैं सोसाइटी के लिए ऑब्जेक्टिव, क्यों जरूरत है सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स की। अरे भाई देखो एक बात बताओ, एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी ने क्या दिया है तुम्हें, कुछ नहीं। अरे सोसाइटी ने तुम्हें दिया है रिसोर्सेस, रिसोर्सेस बिलोंग्स टू सोसाइटी। अब तुम सोचो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, ये सब अगर तुम्हें नहीं मिलता तो क्या तुम बिजनेस कर पाते, आंसर इज नो सर। तो तुम्हें बदले में सोसाइटी को वापस करना पड़ेगा। नहीं देना चाहते भाई साहब, कंपनीज से जबरदस्ती लिया जाता है CSR के नाम का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन नंबर 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कहा जाता है बड़ी कंपनीज को अपने प्रॉफिट का इतना परसेंट CSR एक्टिविटी में लगाना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। सो इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ द बेनिफिट फॉर द सोसाइटी बेसिकली, राइट। सो यहां पर कह रहे हैं कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, आपने जो रिसोर्सेज यूज किए तो प्रोडक्शन करते वक्त सोसाइटी के बारे में सोचो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके सोचो, है ना, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दो लोगों को। इसके अलावा भी कह रहे हैं स्कूल्स वगैरह बनाओ, हेल्थ केयर वगैरह पे ध्यान दो। तो ये सारी चीजें करोगे, ऑब्वियस सी बात है, तो सोसाइटी का भी फायदा होने वाला है। और देखो इससे गुडविल भी इंप्रूव होता है। अगर आप सोसाइटी के बारे में सोचते हो, इससे क्या होता है, इससे गुडविल भी तो इंप्रूव होता है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लो मैं रिलायंस की बात करूँ, तो रिलायंस का अपना ही फाउंडेशन है। जब मैं बात करता हूँ टाटा का, तो टाटा के अपने ही फाउंडेशन है, राइट। तो आपको ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब चलते हैं जरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव की तरफ। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ द पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज। एक बात बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप अकेले हो क्या, नहीं, बहुत सारे और भी लोग हैं सर, अलग अलग पर्सनैलिटी के बैकग्राउंड से, एक्सपीरियंस से, ऑब्जेक्टिव सबके अलग है। तो जब इतने सारे अलग अलग लोग हैं, सबके गोल्स अलग अलग हो सकते हैं भैया, दे बिकम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। किसी की फाइनेंशियल नीड हो सकती है, सैलरी नहीं बढ़ रही साहब, पर्क्स नहीं मिल रहे। किसी की सोशल नीड हो सकती है कि मुझे पीर रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे लोगों से रिकॉग्निशन चाहिए। हायर लेवल नीड भी हो सकता है भैया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में रह करके ग्रोथ देखना चाहता हूँ, डेवलपमेंट देखना चाहता हूँ। ये सब क्या हो सकते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़े, टॉपिक 5 की तरफ आते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, करेक्ट। आइए जरा, मैनेजमेंट कैसा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट को कहते हैं, मैनेजमेंट इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। मतलब जैसे वन ऑफ द जो पुरानी वाली सभ्यताएं हैं, दैट इज हड़प्पा सभ्यता, राइट। सो उस समय पे क्या हुआ, लोगों ने कैसे गंदा पानी, जल वगैरह जैसे निकास होगा, वो उस समय पे उन्होंने जो है इवॉल्व किया। व्हाट दे ट्राई टू मैनेज, दे ट्राई टू मैनेज देमसेल्फ, दे ट्राई टू मैनेज देयर कबीलाज, राइट। मैनेजमेंट वहीं से शुरू हो जाता है। तो मैनेजमेंट इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। जब से सिविलाइजेशन डेवलप होना शुरू हुई, तब से मैनेजमेंट शुरू हो गया भाई, शुरू हो गया ना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आज जो आप मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस देखते हो, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये सब उस जमाने में तो नहीं हुआ करती थी, आज है सर, बिल्कुल आज है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया है, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने बेटा सिविलाइज्ड सोसाइटी को अनसिविलाइज्ड सोसाइटी से डिफरेंट कर दिया। पहले तो ये सब नहीं देखने को मिलते थे, जब से ये इवॉल्व होने शुरू हुए तब से हम सिविलाइज्ड हो गए। तुम एक बात बताओ, लॉ एंड ऑर्डर पे डिपेंड करता है ना। पहले क्या होता था, पहले चोरी होती थी, लूट खसोट होती थी, कम हो गया ना। अब सिविलाइज्ड हो गए, क्यों, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेसेस बढ़ने लगी।
तो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन एक सिविलाइजेशन कैसे ग्रो कर रही है, दैट विल डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और ऑर्गेनाइजेशन से इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रही है, सिविलाइज्ड एंड अनसिविलाइज्ड। पहले भी मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस चलती थी, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस, थंब रूल रेगुलेशंस चलती थी, राइट, पहले। लेकिन इसी को धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट से, कमर्शियल एक्टिविटी से ग्रो किया गया। और अब आप देखते हो कि ग्रेजुअली ऐसा हो गया कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आप पढ़ोगे ना, आप जाकर के अगले चैप्टर के अंदर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, तो मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो प्रैक्टिसेस जो हैं वो डेवलप हुई। तो आप आज तो बहुत सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स देख, स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट हैज इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्वियसली बात है, अलोंग विद द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन बोथ ऑन द एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, आप देखो हम डायनामिक वर्ल्ड के अंदर रहते हैं जहां चीजें चेंज होती रहती हैं, तो हमेशा एक जैसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं काम कर सकते सर, अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत है आपको हमेशा। आज जो आप मैनेजमेंट में तरीके अपना रहे हो, आज से 5 साल 10 साल बाद सेम तरीके फॉलो नहीं कर सकते आप, राइट। यस। तो चलिए जानते हैं जरा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सबसे पहले मैनेजमेंट के बारे में तो आप बहुत कुछ जान चुके हो, सबसे पहले आर्ट के बारे में जान लो। आर्ट का मतलब क्या है? आर्ट का मतलब है स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आपके अंदर कोई नॉलेज है, गाना अच्छा गा लेते हो आप, तो इस नॉलेज को जब स्किलफुली यूज करोगे, पर्सनल एप्लीकेशन होगा इसका आपके तरह। अच्छा देखो, गला ठीक है आपका, बढ़िया है? आप अच्छा गा सकते हो, पर्सनल एप्लीकेशन है आपका वो, राइट। भाई इसको सीखा नहीं जा सकता, सीखा जा सकता है बट एक लिमिट है इसकी। स्टडी की जा सकती है, एक्सपीरियंस लिया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन से सीखा जा सकता है, बट देयर इज अ लिमिट फॉर दैट। द आर्ट इज कंसर्न विद द, किसके द्वारा? पर्संस जिसके पास एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉलेज करने का तरीका है, राइट। कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो। अब तुम सोच करके देखो, सा रे गा मा पा दा नी सा, क्या बोल रहे हो सर? अरे भैया यही तो स्वर है ना, मुझे भी आते हैं, लेकिन एक सिंगर अच्छा क्यों गा सकता है? बिकॉज उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आती हैं उसकी, राइट। करेक्ट है सर। बेसिक फीचर्स क्या हो सकते हैं आर्ट्स के? सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज। देखो थ्योरेटिकल नॉलेज तो होना ही चाहिए। आप देखते हो ड्रामा के लिए भी ड्रामा के अलग से स्कूल्स है, हाँ, सिंगिंग के लिए अलग से स्कूल्स है, पेंटिंग के लिए अलग से स्कूल्स है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि भैया देखो, अगर आप जब बात करते हो तो यहां पर थ्योरेटिकल नॉलेज का होना पहले तो जरूरी है। उसके बाद जब आपके पास एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसके बाद उस बेसिक प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट राइट। लिटरेचर, डांसिंग, पब्लिक या एक्टिंग, म्यूजिशियन, ये सब चीजें इसके पार्ट हो सकते हैं। फिर पर्सनलाइज एप्लीकेशन, जो मैंने आपको समझाया कि भैया देखो, एक दो डांसर अलग अलग तरीके से डांस करेंगे, स्पीकर हैं दो, बोलते हैं कोई बातें वगैरह, अलग अलग तरीके होंगे उनके अपने बोलने के, राइट। दो एक्टर्स, दो राइटर्स, है ना, सबके तरीके अपने अपने अलग हो सकते हैं, पर्सनलाइज्ड हो सकते हैं, है ना। ये सब कुछ बेस्ड है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे। सर आप कितने क्रिएटिव हो और कितनी प्रैक्टिस करते हो, उसके अकॉर्डिंग जो है आप देखो, आप अपने आप को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, राइट। सो बी अ प्रैक्टिस एंड क्रिएटिव बेसिकली। सो कंक्लूजन क्या है कि क्या आप आर्ट को एज मैनेजमेंट कह सकते हो या मैनेजमेंट को एज आर्ट कह सकते हो? द आंसर इज यस, यस। मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट। मैनेजमेंट को आप क्या कह सकते हो? मैनेजमेंट को आप आर्ट कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्राइटेरिया जो आपने ऊपर तीन क्राइटेरिया पढ़े हैं, वो तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। आइए जानते हैं कैसे ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। सॉरी। सक्सेसफुल मैनेजर क्या करता है? प्रैक्टिस करता है आर्ट की, राइट। एक बताओ, मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट के गुण के जरिए प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे आर्टिस्ट प्रैक्टिस करता है, जैसे एक आर्टिस्ट क्या करता है बेटा? प्रैक्टिस करता है, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल वेरियस एरियाज इन मैनेजमेंट, लाइक मार्केटिंग के, फाइनेंस के, ह्यूमन रिसोर्सेज के, वो उसको पढ़ करके स्पेशलाइज हो सकता है। लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज, ये क्या है? थ्योरेटिकल नॉलेज। हमने क्या देखा था जब हमने बात करी है, जब हमने बात करी आर्ट की, तो वहां पे हमने पढ़ा कि सर देयर मस्ट बी अ थ्योरेटिकल नॉलेज। यहां पर थ्योरेटिकल नॉलेज का होना अनिवार्य हो जाता है, राइट। ओके सर, ओके। नाउ वी हैव सेकेंड, वेरियस, जो आप कह सकते हो थ्योरीज जो है ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रोपाउंड किए गए हैं बाय द मैनेजमेंट थिंकर्स, राइट। जैसे दो थ्योरीज आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, तो इसमें आपके पास जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है उसकी एप्लीकेबिलिटी, वो अप्लाई कैसे होता है, ठीक है। द मेथड एंड द बॉडी ऑफ नॉलेज
to a given situation, an issue or a problem in his own unique manner, right? तो भैया ये बहुत जरूरी है। गुड मैनेजर जो है वर्क करता है थ्रू द प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव और इनोवेशन, आपको उसके अंदर देखने को मिलता है। जो मैनेजर है अचीव करता है परफेक्शन, कैसे? प्रैक्टिस के जरिए, है ना। जैसे आपने देखा प्रैक्टिस की अनिवार्यता कहां है, जब हम बात कर रहे हैं कि सर एक बंदा अगर आर्टिस्ट होना चाहता है देयर मस्ट बी प्रैक्टिस, उसके लिए उसको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है जी, ओके सर। नाउ थर्ड जो पोर्शन है हमारे पास, मैनेजर अप्लाइज दीज रिक्वायर्ड नॉलेज कहां पे? इन द पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर, राइट। जो रियल सिचुएशंस है ना उसके अकॉर्डिंग he is involved in the activities of the organization, studies critical situations and formulate his own theories for use of the given situations. This gives rise to the different style of the management. The best managers are committed and dedicated individuals. तो best managers होते हैं committed होते हैं भाई, आर्टिस्ट भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। हाईली ट्रेन्ड एडुकेटेड होते हैं विद पर्सनल क्वालिटीज होती है इनके पास। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर बेस्ड ऑन द सम सेट ऑफ द प्रिंसिपल्स, राइट। जैसे कि मैनेजमेंट आप देख रहे हो कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक। वैसे ही आप आर्ट में भी देख चुके हो कि कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज एज गुड एज साइंस, सॉरी आर्ट। मैनेजमेंट इज एज गुड एज आर्ट, राइट। यस सो चलो मैनेजमेंट एज साइंस की बात कर लेते हैं। तो ठीक है, मैनेजमेंट इन साइंस पे जाने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि साइंस क्या है। साइंस क्या है पहले ये समझिए। तो साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, क्या बोल रहे हैं? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन द जनरल, यस, ट्रुथ, ऑपरेशन ऑफ द जनरल लॉस। भाई कोई चीज ऊपर से गिरती है नीचे ही आती है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, दिस इज व्हाट वी हैव द साइंस। मतलब ये क्या है? बॉडी ऑफ नॉलेज ही तो है। ये क्या है? ये एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें जनरल रूल्स समझ में आते हैं हमको, ठीक। ठीक है सर। जनरली इसके तीन फीचर्स आप देखोगे, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। एक एक करके पढ़ते हैं सारे। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे मैंने आपको कहा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए आपके पास, राइट। प्रिंसिपल्स कॉज एंड इफेक्ट होने चाहिए, एक कारण होगा दूसरा परिणाम होगा, और वो कभी चेंज नहीं होते इन जनरल, राइट। कारण और परिणाम एक जैसे होने, कारण जब सेम है तो परिणाम भी सेम होगा, राइट, करेक्ट, यस सर। देन वी हैव द एक्सपेरिमेंटेशन। एक चीज समझना, जितने प्रिंसिपल्स बनाए गए ऐसे ही नहीं बना दिए गए, उसको ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बेसिस पे प्रिंसिपल्स बने, राइट। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड, इनको क्या किया गया है? डेवलप किया गया थ्रू द ऑब्जर्वेशंस, टेस्ट किया गया इनको, और उसके बाद जो है इनको कंट्रोल्ड मैनर में आप यूज कर सकते हो, करेक्ट। और तीसरा क्या बोल रहे हैं? तीसरा कह रहे हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी है। सर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कहीं चले जाओ हर जगह पे सेम चीजें दिखाई देंगी, दैट इज व्हाट वी हैव द यूनिवर्सल वैलिडिटी, करेक्ट। तो क्या आप कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि ये एक मैनेजमेंट भी एक साइंस है? तो चलो देखते हैं। कह रहे बेस्ड ऑन द अबव फीचर वी कैन से दैट द मैनेजमेंट हैज सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट इज नॉट 100% साइंस, इन एग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट इज व्हाट? इन एग्जैक्ट साइंस, राइट। देखिए मैनेजमेंट हैज अ systemized body of knowledge, right? It has its own theory and principles. इसके अपनी theory and principles हैं that have developed over a period of time, but it is also drawn on other disciplines such as economics, social, psychology, mathematics. ये सब चीजें भी है इसके अंदर. Like all other organized activities, management has its own vocabulary. अब देखो management की अपनी vocabulary है, जैसे science की अपनी एक vocabulary, मैनेजमेंट की भी अपनी वोकैबुलरी, ठीक है। जैसे क्रिकेट की अपनी वोकैबुलरी हो सकती है, राइट, हो सकती है, नहीं हो सकती? हाँ, ठीक वैसे इसकी भी अपनी एक वोकैबुलरी होगी। द प्लेयर्स ऑल्सो यूज दीज टर्म्स, है ना, ठीक वैसे ही जो है मैनेजमेंट के लोग भी अलग तरीके से टर्म्स को यूज किया करते। प्रिंसिपल मैनेजमेंट हैव इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। प्रिंसिपल्स जो है धीरे धीरे इवॉल्व होते रहे, अच्छा, बेस्ड ऑन द बेसिकली रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर मैनेजर डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर कैसा होता है? चेंज इन नेचर, राइट। तो तुम एक बात बताओ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमेशा एक जैसा दिखाई दे सकता है क्या? नहीं, मतलब कारण कुछ अलग होंगे, परिणाम कुछ अलग होंगे, हर बार ऐसा देखने को मिल सकता है। Therefore मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज इनएग्जैक्ट साइंस। इसीलिए मैनेजमेंट को आप क्या बोल सकते हो?
इनएग्जैक्ट साइंस कह सकते, राइट? यस सर, मैंने आपको ये भी समझा दिया। आगे आइए, साइंस की जब हम बात कर रहे हैं तो क्योंकि हम जानते हैं मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंस, द एप्लीकेशन ऑफ इट्स इज नॉट यूनिवर्सल, है ना? याद रखिएगा, मैनेजमेंट के एप्लीकेशंस यूनिवर्सल नहीं है। आज आपने जो पढ़ लिया, जैसे मान लो आपने सेपरेशन ऑफ वर्क पढ़ा, राइट? तो उस समय पे, उस जमाने में, या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में उसका जितना फायदा मिला, हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उसका उतना फायदा ना मिले। नहीं तो अपन 40-50 बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ते और फिर उसके बाद 200-500 करोड़ की एक कंपनी बना देते बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है। However, they provide managers with certain standardized technique that can be used in the different situations, right? These principles are also used for training and development of the managers. इन principles का use आप कर सकते हो train करने में, develop करने में, किसको? Management को, right? Management as आर्ट वर्सेस साइंस, एक फाइनल कंक्लूजन पे जाते हैं। तो यू हैव अंडरस्टूड कि यार जो मैनेजमेंट की अगर बात करते हो तो मैनेजमेंट जो है ना हैज द फीचर ऑफ बोथ, आर्ट का भी और साइंस का भी। बट यहाँ ये याद रखने वाली बात है, मैनेजमेंट आर्ट कब है, देखना जरा, जब आप प्रैक्टिस की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? प्रैक्टिस। देखो, आर्ट इज व्हाट ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल, बेसिकली साइंस कब है? जब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल्स की। तो मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स को अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज व्हाट आर्ट एज वेल एज साइंस, बट द inexact science, right? Management is what? An inexact science, correct? Right? चलिए आगे बढ़े। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पे थोड़ी चर्चा कर लीजिए। तो आपने समझा मैनेजमेंट आर्ट है, कैसा साइंस है, प्रोफेशन क्या होता है? तो क्या मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी बोला जाए? फॉर एज लाइक जैसे आप देखते हो सीए है, सीएस है, लॉयर्स हैं, क्या इनको भी ऐसे ही बोल दिया जाए? तो कह रहे यू हैव अंडरस्टूड दैट all the forms of the organized activity need to be managed. We would also have observed that the organization look for the individual with the specific qualifications and experience to manage them, right? तो जो भी बंदा होता है वो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन लेकर के आता है कैसे मैनेज करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, राइट? इट ऑल्सो हैज बीन ऑब्जर्व दैट देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑन द वन हैंड एंड इंक्रीजिंग इन द एम्फेसिस ऑफ द मैनेजमेंट बिजनेस कंसर्न्स। धीरे धीरे आप देख लो बिजनेस कंसर्न्स की मैनेजर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो लोग हैं, क्या वो प्रोफेशनल्स हैं जो मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को? तो यहां पर कुछ चीजें जाननी जरूरी है कि जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन का मतलब क्या है। जब मैं कहता हूं मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, तो सबसे पहले प्रोफेशन में क्या चीजें दिखाई देती है, राइट? वी हैव 5 थिंग्स जो आपको याद करना है यहाँ पे प्रोफेशन के अंदर। ये पांचों चीजें आपको समझनी है प्रोफेशन के अंदर। पहला बोलो, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक बात बताओ, सीए करने जा रहे हो, देयर इज अ सीए फाउंडेशन, देन वी हैव सीए का इंटर एंड देन फाइनल। फिर आपके पास एक लगभग 3 साल के आसपास की जो है ट्रेनिंग है एंड यू विल बी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या मैनेजमेंट मैनेजर बनना है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या सच में आपके पास कोई स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज है? वो आप देख लेना, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ऑल द प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन द वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। यहां पर क्या है आपके पास? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू द इंस्ट्रक्शंस, राइट? उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, राइट? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या वो अपने बच्चे को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री दे सकता है? आंसर इज नो। उसको एक एग्जामिनेशन पास करके आना पड़ेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको वो लेकर के आना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, करेक्ट है? यस। देन प्रोफेशनल एसोसिएशन। एक चीज समझो, जैसे आप कल को लॉयर बनते हो तो आप ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने आप को इनरोल कराओगे और उसके बाद देन यू आर एलिजिबल कि तुम प्रैक्टिस कर पाओ। तुम क्या क्या कर पाओ? प्रैक्टिस कर पाओ, राइट? तो जनरली आप सीए भी बनते हो तो आईसीआई के मेंबर बनते हो, मतलब वहां पर भी आप एक प्रोफेशनल एसोसिएटेड बन रहे हो, राइट? एसोसिएट हो रहे हो उनसे। लेकिन अगर आप एक मैनेजर हो तो क्या कहीं एसोसिएशन हो रहा है? एक आध ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन वहां पर भी कंपलसरी एसोसिएशन की आवश्यकता नहीं है। इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। ऑल द प्रोफेशनल्स आर अफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट एंट्री, ग्रांट सर्टिफिकेशंस, राइट? और कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं इनके।
जो कि शायद मैनेजमेंट में है या नहीं वो थोड़ी देर में देखेंगे। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ जी, इंटरनल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, व्हेन यू आर अ मेंबर तो आपको ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। लाइक यू बिकम सीए तो आईसीआई की सारी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट द कोड ऑफ कंडक्ट, राइट। गाइडलाइंस, रूल्स। डॉक्टर है तो उसको ओथ लेना पड़ता है कि वो एथिकल प्रैक्टिस करेगा, राइट। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या मैनेजर को कोई ऐसी ऐसी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत है? क्या वो करता है? हाँ जी। यहाँ आपका मोटिव हमेशा सर्विस करना होना चाहिए। तो प्रोफेशन का जो मोटिव है वो सर्विसेज का होना चाहिए। बहुत ही नोबल होते हैं ये लोग, तो भैया इनका मोटिव होना चाहिए टू सर्व बेसिकली। तो कंक्लूजन क्या है? मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्टली द एग्जैक्ट, हम कहते हैं कि ये प्रोफेशन है, राइट, नो, नॉट एग्जैक्ट प्रोफेशन, बट कुछ फीचर्स जरूर हैं जो हम कहते हैं कि बेसिकली जो है आपको दिखाई देते हैं। चलिए एक एक करके उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज मार्क्ड ग्रोथ इन द मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। तो आजकल मैनेजमेंट भी जो है ना वो डिसिप्लिन की तरह ग्रोथ कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका भी एक सिस्टमेटिक बॉडी कि आप लोग इसको भी पढ़ रहे हो, है ना, आप इसकी भी स्टडी कर रहे हो, मैनेज स्टडी कर रहे हो, काफी बार आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग कॉलेजेस के अंदर, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप देख सकते हो इसको। जैसे अगर मैं कहूं तो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल होते हैं आईआईएम्स, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, राइट। सो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो है, लेकिन इनके एग्जामिनेशन का तरीका अलग अलग होता है। इनके एग्जामिनेशन का तरीका क्या होता है बच्चे? अलग अलग होता है, राइट। तो यहां तो कम से कम हमें दिख रहा है कि हाँ चलो यहां तो कम से कम ये प्रोफेशन की तरह दिखाई दे रहा है, राइट। There is no restriction on anyone being designated or appointed in a manner of the business enterprise. For example, manager of business enterprise, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हूं, क्या मेरे पास एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सो प्रोफेशन की बात जब आप करते हो ऑफ मेडिसिन, लॉ, जैसे वहां पर एक आपको डिग्री की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता यहां पर आपको नहीं पड़ती, ठीक है। इसीलिए ये सेकंड क्राइटेरिया जो है स्ट्रिक्टली मेट होता हुआ दिखाई नहीं देता है। और यहीं पर हमारा मैनेजमेंट लैक करता है कि शायद ये बिजनेस की सॉरी प्रोफेशन की कैटेगरी में नहीं है। सर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जनरली हमें दिखाई नहीं देते। प्रैक्टिसिंग जो मैनेजर्स होते हैं उनका कोई एसोसिएशन दिखाई नहीं देता, और कुछ एसोसिएशन है भी लाइक एआईएमए, इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन सॉरी, लेकिन इसमें इसमें एनरोलमेंट जो है, इसमें आप एनरोल्ड होंगे, इसके लिए आप जो है किसी भी तरह से कंपेल नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने कोई लॉ नहीं बना रखा है। अगर आप सीए बनना चाहते हो आईसीआई के मेंबर होने चाहिए, गवर्नमेंट का लॉ है आईसीएआई एक्ट 1949। बार काउंसिल के मेंबर होने चाहिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब लास्ट के दो पॉइंट में हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट लैक कर रहा है। चलिए एक पॉइंट और देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इन द बेसिकली पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द स्टेटेड गोल्स। दिस मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर द बिजनेस एंटरप्राइज एंड सर्विस फॉर अ हॉस्पिटल। However, profit maximization as the object of the management does not hold true and fast, right? Therefore, if an organization has a good management team, it is efficient and effective. It automatically serve the society for providing the good quality products at a reasonable prices, right? Okay, so चलिए जी अगले टॉपिक की तरफ चले, दैट मैनेजमेंट के लेवल्स कितने हैं। देखिए मैनेजमेंट के वी हैव थ्री लेवल्स। सबसे पहले टॉप लेवल है, फिर मैनेजमेंट लेवल है, फिर हमने हमारे पास सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल है आपके पास। तो एक एक करके सारे लेवल्स की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जब मैं कहता हूं मैनेजमेंट के लेवल्स की, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है बेटा? टॉप लेवल, राइट। उससे भी पहले आप इस पोर्शन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। यूनिवर्सल टर्म है मैनेजमेंट, राइट। तो कुछ ना कुछ फंक्शंस तो ऐसे होंगे जिसमें आपको हायरार्की की आवश्यकता होगी। हायरार्की मतलब सबसे ऊपर कौन, फिर उसके नीचे कौन, फिर उसके नीचे कौन, फिर उसके नीचे कौन। दिस इज व्हाट वी हैव द हायरार्की इज, राइट। सो एवरी इंडिविजुअल इन द हायरार्की इज रिस्पांसिबल फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर टास्क। तो आपका एक पर्टिकुलर टास्क जो है सक्सेसफुली कंप्लीट होना चाहिए। दिस अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी,
रिलेशनशिप बाइंड्स इंडिविजुअल एज द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, राइट। तो ये इसको सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में आपको जो है बाइंड कर देता है। 3 लेवल्स ऑफ द हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वी हैव। चलिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, ध्यान रखिएगा, सीनियर मोस्ट किस नाम से बुलाए जाते हैं सर? चेयरमैन, सीईओ, सीओओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट में आते हैं बेसिकली, राइट। सो यहां पे फंक्शनल क्या होते हैं, इनके काम क्या होते हैं बेसिकली? ये क्या करते हैं, जो फाइनेंस ऑफिसर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये लोग काम क्या करते हैं? इनका काम होता है कि सर ये एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को समझते हैं, क्या जरूरत है, और फिर उसके बाद ये वेलफेयर और सर्वाइवल से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको निभाते हैं। और ये क्या करेंगे, ये स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। ये क्या करेंगे? स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, जिसे अचीव करने में बाकी नीचे वाली जो मैनेजमेंट्स हैं, वो लेवल की मैनेजमेंट जो मिडिल है या फिर जो लोएस्ट लेवल मैनेजमेंट है, वो बेसिकली जो है हेल्प करती है। हाँ, ये बहुत स्ट्रेसफुल काम होता है, ये बता रहे हैं। हाँ, तभी तो ज्यादातर बड़े लोगों को क्या होता है ना, बीपी की शिकायतें रहती हैं, कभी कभी तो हार्ट अटैक एंड ऑल। तो स्ट्रेसफुल है, ठीक है, डिमांडिंग वर्क है, आवर्स रिक्वायर्ड है सर, ठीक है, बहुत इजी काम नहीं माना जाता है। नाउ वी हैव द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। हमारे पास ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। अब ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली ये एक लिंक है, किसके बीच में? बिटवीन द लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड हायर लेवल मैनेजमेंट, राइट। जो देखो हायर लेवल मैनेजमेंट है और लोअर लेवल मैनेजमेंट है, उसके बीच में ये क्या है? लिंक की तरह काम करता है। दे आर सबऑर्डिनेट टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, दे विल बी व्हाट? सबऑर्डिनेट। लेकिन ये सुपीरियर है किसके? जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, राइट। सो इसमें दे आर यूजुअली नोन एज द डिवीजन हेड। इसमें डिवीजन हेड्स वगैरह आते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट मैनेजर्स वगैरह आते हैं, लाइक सेल्स के, परचेज के, राइट। सो बेसिकली यहां पर क्या कहते हैं, मिडिल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन, किस चीज का? एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्लान्स एंड स्ट्रेटेजी, जो कि डेवलप किया था टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। इसका मेन काम यही है, टू फॉर्मुलेट द टास्क, बेसिकली जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बना करके इनको दिया है, ठीक है। और इसके लिए इनको क्या चाहिए होता है भाई? सबसे पहली चीज कि ये क्या करे, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो इनको बना करके दिया है ना, उस पॉलिसी को इंटरप्रेट करे। फिर डिपार्टमेंट को नेसेसरी पर्सोनल्स वगैरह, जो लोग वगैरह चाहिए, उसको प्रोवाइड करे, राइट। नेसेसरी ड्यूटीज वगैरह असाइन करे, मोटिवेट करें उन लोगों को ताकि इसे अचीव किया जा सके, कोऑपरेट करें विद द अदर्स ताकि फंक्शनिंग इजी आसान वे में चल सके दोस्तों, राइट। ये इनका बेसिक काम रहता है। देन वी हैव द थर्ड, दैट इज द ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल का मैनेजमेंट। और यहां देख लो, फोरमैन आते हैं आपके, सुपीरियर सुपरवाइजर्स आते हैं बेसिकली, सॉरी, फोरमैन आते हैं, सुपरवाइजर आते हैं आपके। सुपरवाइजर्स डायरेक्टली ओवरसी करते हैं एफर्ट्स को, राइट, वर्कफोर्स के, कि भाई वर्कफोर्स काम कर रही है या नहीं। सुपरवाइजर ही तो उसको देखता है, और कौन देखता है? अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है लिमिटेड होती है इन लोगों की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लान्स जो भी इनको टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया। एंड द सुपरवाइजरी मैनेजमेंट जो है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। ऑब्वियसली बात है भाई, काम यही देख रहे हैं एक तरह से, तो इंपॉर्टेंट तो है, राइट। सो इनके एफर्ट्स के थ्रू जो है आउटपुट को किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, वेस्टेज को कैसे कम किया जाएगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। द क्वालिटी ऑफ द वर्कमैनशिप एंड द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, लॉयल्टी एक्सेट्रा। इन चीजों पे ये सारी चीजें डिपेंड करती है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। यस, ना चलिए अगले नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, राइट। ग्रेट, आते हैं जी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। देखिएगा ध्यान से, मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ, क्या प्रोसेस है बेटा? जिसमें आप प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब चीजें तो करते हो आप, है ना। तो ये क्या है, इन सब चीजों को ना, वैसे तो एक एक चैप्टर बने हुए हैं इसके, लेकिन हमें ना अभी के लिए इनको पर्टिकुलरली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर के छोड़ देना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लानिंग की। एक बात बताओ, जब आप प्लानिंग की बात करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग क्यों करता है, क्या लगता है आपको? प्लानिंग प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट थोड़ी करती है, प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट द प्रॉब्लम्स, लेकिन ये क्या करती है, प्रिडिक्ट करती है कि अगर कुछ कॉन्टिजेंसी हुई, ऊपर नीचे रहा, तो हमारे पास प्लान्स होंगे, ये करेंगे, इस सिचुएशन में ये करेंगे, राइट। तो याद रखिएगा, एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है, इट इंप्लाइज द सेटिंग द गोल इन एडवांसेस एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग दैम, राइट। तो हम एडवांस में अपने गोल को सेट कर रहे हैं और इस तरीके से काम करेंगे कि उसे अचीव किया जा सके। दिस इज व्हाट द प्लानिंग इज। अब आइए ऑर्गेनाइजिंग की तरफ।
ऑर्गेनाइज करना है। क्या ऑर्गेनाइज करना है सर, ध्यान से देखिएगा, इज मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ये सारी चीजें करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने प्लान बना लिया, तो जब प्लान बन चुका है तो भैया उसको अकम्प्लिश कैसे किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को गोल कैसे अचीव होगा, ये ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू। इट डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, करेक्ट, क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रुप पूरा इन्वॉल्व होता है ना, एक व्यक्ति तो होता नहीं है। तो कौन से व्यक्ति को कौन सा काम दिया जाएगा, वर्क यूनिट क्या होंगे इनके, ठीक है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स वगैरह को यूज किया जाता है सो दैट कि इसे अकम्प्लिश किया जा सके, जिसे आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो। देन हम सर स्टाफिंग की कमी हो जाए तो स्टाफिंग भी करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, स्टाफिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि राइट पीपल राइट जॉब में होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी उसकी जरूरत के हिसाब से नहीं, वो जिसके लिए बना है उस जगह के हिसाब से उस जगह पे उसको प्लेस किया जाए। सो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो बेसिकली रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग वगैरह के थ्रू जो है वो डेवलप यहां पे किए जाते हैं, राइट। नाउ वी हैव डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब है इन्फ्लुएंस करना है, मोटिवेट करना है एम्प्लॉइज को, राइट, इन्फ्लुएंस करना है, मोटिवेट करना है एम्प्लॉइज को। देयर बेसिकली जो एस्टैब्लिशिंग है द एटमॉस्फेयर दैट एनकरेज द एम्प्लॉइज टू डू देयर बेस्ट, ताकि वो अपना बेस्ट कर सके। मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर द टू की कंपोनेंट, ये दो अलग अलग कंपोनेंट है डायरेक्शंस, बेसिक ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्टिंग आल्सो इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली एंड एज वेल एज सुपरवाइजिंग एम्प्लॉइज एट वर्क, राइट। सो मोटिवेट रखना पड़ेगा आपको वर्कर्स को लगातार, करेक्ट है। लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस्ड अदर बेसिकली टू डू वेल इन द, ठीक है, जो भी उनको चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल में, ठीक है। गुड मैनेजर्स जो है वो इस तरह के कामों में हेल्प करते हैं आपको, करेक्ट। एंड देन वी हैव कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, सॉरी, कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, इट इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। आप ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हो, मॉनिटर मतलब कंट्रोल करना। द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, भैया ये स्टैंडर्ड रहेगा हमारे परफॉर्मेंस का, यही स्टैंडर्ड तय कर दिया हमने, ठीक है। मेजरिंग द करंट परफॉर्मेंस, अभी तुम क्या कर रहे हो और कहां पहुंचना है, स्टैंडर्ड से कहां लैग कर रहे हो, राइट। Here the management must determine what the activities and output are critical to success. एक मैनेजमेंट को ये जानना होगा, बताना होगा भाई साहब कौन सी एक्टिविटीज जो है वो इंपॉर्टेंट है उसकी सक्सेस के लिए। The various functions of the managers are usually discussed in order given above, right? In reality, managers are rarely able to carry out these functions in isolation. तो isolations में तो कभी भी मैनेजमेंट हो ही नहीं पाएगा सर, सब लोगों की आवश्यकता पड़ने वाली, राइट। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। आइए लास्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई साहब इसके बिना मैनेजमेंट अधूरा है। यू हैव अंडरस्टूड नाउ दैट अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म द 5 इंटररिलेटेड फंक्शंस। व्हाट आर द 5 इंटररिलेटेड फंक्शंस? प्लानिंग, है ना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब कुछ, कोऑर्डिनेटिंग। सो यहां पर ये 5 इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच इज सिस्टम मेड अप ऑफ द डिफरेंट इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम। याद रखिएगा ये सब इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। पहले ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, कंट्रोल, ऐसा है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऐसा। A manager has to link these diverse goals towards achievements of the common goal. तो एक कॉमन गोल को लेकर के मैनेजर आगे बढ़ा है। द प्रोसेस बाय विच द मैनेजर जो है सिंक्रोनाइज करता है इन चीजों को, उसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। उसी को क्या बोलते हो आप? कोऑर्डिनेशन के नाम से जानते हो, राइट। चलिए तो जरा देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कोऑर्डिनेशन के। तो सबसे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। भैया देखो, जब आप कोऑर्डिनेट करोगे ना तो हम क्या करते हैं, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं, एक साथ लेकर के आते हैं, राइट। कोऑर्डिनेशन जैसे हम अगर बात करें, यूनिफाइज कर रही है अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट को, पर्पसेस, वर्क एक्टिविटी, right? It gives a common focus to group efforts to ensure that the performance it is or it was planned and scheduled, right? इसके अलावा we have coordination ensures unity of action.
कोऑर्डिनेशन होगा तो सारे लोग एक तरफ एक दिशा में काम कर रहे होंगे. दिस इज व्हाट वी हैव द यूनिटी ऑफ एक्शन. द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, राइट. कोऑर्डिनेशन का मतलब ये कि हम क्या करना चाहते हैं, हम यूनिटी को जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं. It acts as a binding force between the departments and ensures that all the action is aimed to achieving the goals, right? Correct? चलिए नीचे एग्जांपल की मैंने आपके पास. उसके बाद आइए, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन बट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं एक बार करके छोड़ दिया इसके बाद करने की आवश्यकता नहीं सर, लगातार करना पड़ेगा. ठीक है. इट बिगिंस विद द प्लानिंग. याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं, जब हम स्टार्ट हुए थे प्लानिंग स्टेज से और कंटिन्यूअसली कंट्रोलिंग तक चल रहे हैं, राइट. ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा. यस, ओके. कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन. हर जगह दिखाई देता है. ऑलरेडी मैं परवेसिव के ऊपर बहुत कुछ बता चुका हूं आपको. ठीक है. कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर. ऐसा नहीं कि सर किसी एक मैनेजर को करना है, कोऑर्डिनेट सारे मैनेजर को करना है. तो कोऑर्डिनेशन फंक्शन इज ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली सारे मैनेजर इसको परफॉर्म करते हैं, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर हो, वो कोऑर्डिनेट करेंगे विद देयर सबऑर्डिनेट यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट से. करेक्ट. तो सॉरी, कोऑर्डिनेशन तो आपको दिखाई देगा ही देगा. कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन. ये भी याद रखिएगा, अपने आप से नहीं होगा ये कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, डेलिबरेटली होगा. आपको डेलिबरेटली जो है कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, right? So manager has to coordinate the efforts of the different people if in the conscious and deliberate manner. ये conscious और deliberate manner में जो है आपको ये facilitate करना पड़ेगा. Even where the members of the department is willing, right, cooperate and work coordinate. Coordination gives a direction to which willing the spirit, right? Okay. चलिए एक बार ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन के. सो इंपॉर्टेंस की जब आप बात करोगे तो सबसे पहले ग्रोथ इन साइज. देखो जैसे आप कोऑर्डिनेट करोगे ना तो आपका साइज, आपका जो ग्रो है ना, आप बहुत तेजी से करोगे. नंबर ऑफ पीपल तेजी से बढ़ते जाएंगे, राइट. एम्प्लॉइज वगैरह बढ़ते जाएंगे. एट अ टाइम इट इज बेसिकली ये डिफिकल्ट होता है थोड़ा, ये डिफिकल्ट होता है थोड़ा, राइट. थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. बट जब हम बात करते हैं यहाँ पे, all individuals differ in their habits of the work, background, approaches to situations and relations with the others. It becomes necessary to ensure that all the individuals work towards the common goals, right? तो सबके लिए जरूरी है ना भाई कि सारे लोग मिलकर के एक गोल की तरफ काम करें. तो ये बेसिकली साइज, आपके ऑर्गेनाइजेशन की साइज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है. ठीक है. फंक्शनल डिफरेंशिएशन जो है वो आपको बेसिकली फंक्शनल, देखो फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स, सेक्शंस. ये तो हमें पता है. ओके डन. फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है. ये सब कुछ क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है. और एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑल दिस डिपार्टमेंट में हैव देयर ऑन ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज एंड देयर ऑन स्टाइल ऑफ वर्किंग. और इन सब के लिए कोऑर्डिनेशन की आपकी जो है आवश्यकता पड़ती है. इसके अलावा स्पेशलाइजेशन भी हमें देता है कौन बेटा, स्पेशलाइजेशन कौन कराता है भैया, कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही जो है आप स्पेशलाइज्ड हो पाते हो. ठीक है जी. चलिए एंड थैंक यू वेरी मच. दिस इज ऑल फॉर टुडे और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा.